Assalamu alaikum students. Hopefully you are doing good. और सब खैरियत से हैं. हमारी इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट की चल रही है क्लासेस. टॉपिक्स आगे बढ़ रहे हैं. कोशिश यही है कि कोर्स आउटलाइन को मैक्सिमम लेकिन सिंपलेस्ट वे में कवर किया जाए ताकि आप लोग समझ भी पाएँ. सिंस यू आर स्टडिंग दी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आपका डोमेन जो है, स्पेशलिटी जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, इसलिए जो चीज़ें, जो टर्मिनोलॉजी आपको इस कोर्स में मुश्किल लगे, कोशिश के बावजूद समझ में ना आए, तो यू डोंट नीड टू बी वरी अबाउट इट, क्योंकि आगे चल के आपने थ्रू आउट यूर BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ही सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, जिनमें जो टर्मिनोलॉजीज में रह जाएंगी वो आपकी आगे चल के क्लियर होती जाएंगी. जो भी आपके कोर्सेज आगे चल के होंगे उनमें से मेजॉरिटी जो कोर्सेज हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड से ही ताल्लुक रखते होंगे. तो ये जो आपका सब्जेक्ट है, इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. ये बेसिकली आपकी बुनियाद बना रहा है. इसमें आप जितने भी आप आगे चल के सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टॉपिक्स के सेपरेट सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, उन सब की थोड़ी थोड़ी नो हाउ तकरीबन आपको इस सब्जेक्ट में मिलेगी. इट इज़ अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को डीपली इन डेप्थ आप पढ़ेंगे आगे जाकर अपने बाकी 7 सेमेस्टर्स में. इसलिए आपको परेशान नहीं होना. कोई टर्मिनोलॉजी समझ में ना आए, आप बुक रिफर कीजिए. बुक जो मैंने आपको अपलोड कर दी है व्हाट्सएप पर, उस बुक में आपको डिटेल मिल जाएगी. बहुत आसान है, बहुत सिंपल है. मैंने कोशिश की है कि इस पूरे जो आपका कोर्स आउटलाइन है वो मैक्सिमम आपकी उस बुक में से ही कवर हो जाए. मेरे ख्याल में 90% ऐसा ही होगा कि आपको जितने भी टॉपिक्स मिलेंगे जो मैंने पढ़ाए हैं वो आपको बुक में से उनकी डिटेल मिल जाएगी और एज इट इज़ मिलेगी. घुमा फिरा कर भी मैंने स्लाइड्स नहीं बनाई, मैंने लेक्चर भी घुमा फिरा कर नहीं बनाए. वही मैं आपको समझा रहा हूँ, वही पॉइंट्स बता रहा हूँ, वही ब्रीफिंग हो रही है आपको जो आपकी बुक में लिखी हुई. ठीक है, तो आप आसानी से रेफर कर सकते हैं बुक को. नहीं समझ में आए तो आप आगे बढ़ के आप मज़ीद गूगल, यूट्यूब वगैरह पर भी, विकिपीडिया वगैरह पर भी पढ़ सकते हैं. आजकल तो ये सब बहुत आसान है. ठीक है, तो लास्ट टॉपिक में आपने सॉफ्टवेयर प्रोसेस का जो फ्रेमवर्क है, उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, उनके प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा. कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं कम्युनिकेशन के, मॉडलिंग के, सॉरी प्लानिंग के, मॉडलिंग के, कंस्ट्रक्शन के, जिसमें टेस्टिंग, वैलिडेशन वगैरह थी, कोडिंग थी, और उसके बाद फिर डिप्लॉयमेंट. आज का आपका जो टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस एंड मॉडल्स. यानी वो जो आपने 5 स्टेप्स पढ़े हैं फ्रेमवर्क के, जेनेरिक, कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डिप्लॉयमेंट, उन्हीं की बेस पर डिफरेंट मॉडल्स बनाए गए हैं सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने के. तो हमारी कोशिश होगी कि जो मॉडल्स का जो टॉपिक है, हम इसे 2 डिफरेंट लेक्चर्स, क्योंकि बड़ा टॉपिक है, एक से ज़्यादा मॉडल्स, 4 से 5 मॉडल्स आप पढ़ेंगे, तो इसलिए कोशिश होगी कि 2 लेक्चर्स में ही इसे कवर किया जाए. तो लास्ट में सारे मॉडल्स का आपस में एक ब्रीफ कंपैरिजन भी कर दिया जाए, इन सब मॉडल्स में डिफरेंस क्या है. ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद द सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस. व्हाट इज द सॉफ्टवेयर प्रोसेस? इट इज स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ एक्टिविटीज. एक्टिविटीज का एक सेट है, ठीक है, ग्रुप है, और स्ट्रक्चर्ड है. वैध सूरत कंडीशन में नहीं, स्ट्रक्चर में, सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में, रिक्वायर्ड टू डेवलप सॉफ्टवेयर सिस्टम. सॉफ्टवेयर सिस्टम को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल होता है. एक स्ट्रक्चर सेट है एक्टिविटीज का जो
सॉफ्टवेयर सिस्टम यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। Many different software processes, but all involved. कौन इन प्रोसेसेस में कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं? तो सब में है जेनेरिक स्पेसिफिकेशन। जब तक आप ये स्पेसिफाई नहीं करेंगे कि आपका जो सिस्टम जिसे आप डिजाइन करने जा रहे हैं, इस सिस्टम से आपने हासिल क्या करना, ये करेगा क्या, डिफाइनिंग व्हाट द सिस्टम शुड डू, ये डिफाइन करना कि सिस्टम को क्या करना चाहिए, कौन से फीचर्स में होने चाहिए, क्या रिजल्ट आना चाहिए, क्या उसका आउटपुट होना चाहिए, कैसे उसमें इनपुट जाना चाहिए, एग्जैक्टली। ठीक है, टारगेट क्या होना चाहिए हमारे सिस्टम टू मीट टू अचीव। सेकंड, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। स्पेसिफिकेशन पहला है, सेकंड है डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, यानी defining the organization of the system and implementing the system, यानी डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सिस्टम का मतलब ये है कि हमारे सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे, कौन कौन से फीचर्स होंगे, कौन कौन से फंक्शंस होंगे, वो आपस में, फिर वो आपस में कैसे इंटर रिलेट होंगे, कैसे आपस में इंटीग्रेटेड होंगे, कैसे वर्किंग करेंगे एक साथ मिलकर, उनकी प्रेजेंटेशन कैसी होगी, दिखने में कहाँ होंगे, कौन से मेन्यू बार में कौन कौन से ऑप्शन होंगे, कौन से मेन्यू बार में कौन कौन से होंगे, एक्सेट्रा। ये उसका डिजाइन एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन, और फिर उसे बनाना। डिजाइन हमेशा हम बनाते हैं ताकि फिर उसे एक्चुअली अप्लाई कर सकें रियल फॉर्मेट में, रियल ऑब्जेक्ट में। डिजाइन बनाते हैं, फिर उसे इम्प्लीमेंट करते हैं इन द शेप ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। फिर आता है हमारी वैलिडेशन, यानी वैलिडेट करना, चेक करना कि क्या वो सिस्टम कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स थी, जो उसने शुरू में बताई थी हमें, तो वो चाहता क्या है, उसने क्यों ऑर्डर दिया सिस्टम को, क्यों बनवाना चाहता है वो सिस्टम, क्या हासिल करना चाहता है, क्या ये टारगेट अचीव हो रहा है। अगर नहीं तो जाहिर है उसमें कोई करेक्शन है, कोई प्रॉब्लम है तो दूर होगी, पहले तो वैलिडेट होगी। एंड फोर्थ इज द एवोल्यूशन। अगर कोई प्रॉब्लम नजर आ गई हमें वैलिडेशन में कि कस्टमर ने कहा कि मेरी तो ये रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, मैं तो रिपोर्ट चाहता था बाय एनुअली, 6 महीने में रिपोर्ट जनरेट हो, मैं तो लॉग्स चाहता था सिर्फ सर्वर पर, ये तो सारे सिस्टम को क्रिएट करना है, मैं तो इतने यूजर्स बनाना चाहता था, उन पर ये रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहता था, इसमें तो वो चीज़ें ही नहीं, ये वैलिडेशन में सामने आ गई। तो फिर आप क्या करेंगे, तो जो कस्टमर ने बताई हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स, तो पहले से वो बताता आया, लेकिन हम सिस्टम डिज़ाइन करने में उसे अप्लाई नहीं कर सकते, उसे इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते। एवोल्यूशन में हम करते हैं चेंजिंग द सिस्टम इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग कस्टमर नीड्स। कस्टमर की नीड चेंज हो गई, क्योंकि उसने बताया कि मैं तो ये चाहता ही नहीं था, तो हमने एवोल्यूशन में उस सिस्टम में वो नीड्स को अकोमोडेट कर। ठीक है, ये 4 स्टेजेस हैं जो सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है। A software process model is an abstract representation of the process. सॉफ्टवेयर प्रोसेस का जो मॉडल होता है, तो आगे चल के पढ़ेंगे मॉडल्स, प्रोसेसेस की एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी मुख्तसर फॉर्म में, प्रिसाइज्ड फॉर्म में। इट रिप्रेजेंट्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोसेस फ्रॉम सम पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव। किसी खास व्यू पॉइंट से ये डिस्क्राइब करता है उस प्रोसेस, कस्टमर की एंड से या किसी भी एंड से। मॉडल्स पढ़ेंगे तो आपको, अभी आप मॉडल स्टार्ट करेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। सॉफ्टवेयर प्रोसेस डिस्क्रिप्शन,
ठीक है। सॉफ्टवेयर प्रोसेस की डिस्क्रिप्शन में क्या चीजें हम डिस्क्राइब करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो डिस्क्रिप्शन है, उसके बाद ही काम आगे बढ़ता है। When we describe and discuss processes, we usually talk about the activities in these process. मैंने आपको शुरू में बताया था सेकंड या थर्ड लेक्चर में कि every process is contains a set of different activities. अब एक्टिविटीज हम पढ़ चुके हैं, जेनरिक एक्टिविटीज फ्रेमवर्क को हमने पढ़ा पिछले लेक्चर में, कम्युनिकेशन डिप्लॉयमेंट वगैरह जो फाइल थी। तो प्रोसेस के अंदर ही वो सारी एक्टिविटीज होती है, जेनरिक भी अम्ब्रेला भी। In these processes such as specifying a data model, data modeling बनाना है, मॉडल बनाया था हमने, मॉडलिंग भी एक एक्टिविटी है। डिजाइनिंग का यूजर इंटरफेस, यूजर का इंटरफेस बनाना, इंटरफेस का मतलब होता है अपीयरेंस, वो लुक जिससे यूज करता है सिस्टम को, सॉफ्टवेयर को यूजर। एंड दी ऑर्डरिंग ऑफ दीज एक्टिविटीज, और उनकी तरतीब एक्टिविटीज, ये सब प्रोसेस में मौजूद होती है। प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में और क्या होता है, प्रोडक्ट्स which are the outcomes of a process activity, डिस्क्राइब किया जाता है कि प्रोडक्ट कौन सी होंगी जो हम बनाएंगे। रोल्स which reflect the responsibilities of the people involved in the process, जो इस प्रोसेस में लोग इन्वॉल्व होंगे काम करने के लिए, उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी डिफाइन होती हैं, ताकि पता चले किसने क्या काम करना है, ताकि आगे चल के किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में, किसी पर्टिकुलर यूनिट में कोई प्रॉब्लम आए तो हम देख सकें कि ये प्रॉब्लम किसकी वजह से आई है, ताकि परफॉर्मेंस मेजरमेंट हो सके एम्प्लॉइज, हम उसे ही कह सकें, वरना सब एक दूसरे को बताते रहेंगे इसने किया था, इसने किया था। प्री एंड पोस्ट कंडीशंस, which are statements that are true before and after process activity has been enacted or a product produced. यानी वो स्टेटमेंट तो बनाने के बाद जो हमारे पास ट्रू हो एक्टिविटी प्रोसेस की, वो भी हम इसमें काउंट करते हैं। आप आगे चलेंगे तो और अच्छे से समझ जाएंगे। हमारे जो प्रोसेस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, बाय कैरेक्टरिस्टिक, प्लान ड्रिवन एंड एजाइल प्रोसेस। प्लान ड्रिवन कौन से हैं, where all of the process activities are planned in advance and process progress is measured against this plan. इसमें पूरा का पूरा प्लान, पूरी की पूरी एक्टिविटीज जो है थ्रू आउट द प्रोसेस, जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनकी प्लानिंग हम पहले से ही कर लेते हैं और उन्हीं के बेस पर हम पूरे प्लान को आगे बढ़ाते हैं। जबकि एजाइल प्रोसेस में क्या होता है कि काम करने के साथ साथ हम प्रोसेसेस की प्लानिंग करते हैं, वक्त के साथ साथ। प्लानिंग इज इन दिस वे, एजाइल में प्लानिंग इज इंक्रीमेंटल, यानी थोड़ी थोड़ी करके आगे बढ़ती है, एडवांस नहीं होती। एंड इट इज इजियर टू चेंज द प्रोसेस, प्रोसेस को फिर चेंज करना आसान होता है क्योंकि थोड़ी थोड़ी करके आगे बढ़ी, प्लानिंग एक साथ नहीं हो रही। टू रिफ्लेक्ट चेंजिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट, ऑब्वियसली कस्टमर की रिक्वायरमेंट चेंज होंगी, तो जब इंक्रीमेंटल होगा आपका डिजाइन, आपकी स्ट्रेटजी, तो आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट को इजीली इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। जब प्लान ड्रिवन में एक ही तो पूरा प्लान कर लेते तो फिर बाद में कस्टमर ने कहा मुझे ये नहीं चाहिए था, तो आप उसे अकोमोडेट करने में आपको प्रॉब्लम होती है, तो यू फेस द ट्रबल। इन प्रैक्टिस most practical processes include elements of both plan driven and agile approaches. Practically ज्यादातर जो हमारे प्रोसेसेस हैं उनमें दोनों स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट किया जाता है, उसमें प्लान ड्रिवन वाली भी होती है और एजाइल वाली भी होती है। ठीक है, व्हाट इज द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल क्या होती है, लाइफ साइकिल होती क्या है? लाइफ साइकिल का मॉडल डिस्क्राइब करता है डिफरेंट एक्टिविटीज that need to be carried out to develop a software product, a sequence of these activities. यानी सॉफ्टवेयर बनने से शुरू से बनने की जो पहली एक्टिविटी है कम्युनिकेशन, when customer approaches the software development team
with a requirement, with a problem, with an order to develop software. यहाँ से शुरू होकर जहाँ सॉफ्टवेयर एक्सपायर हो जाए, जहाँ सॉफ्टवेयर की जरूरत ना रहे, सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होने के काबिल ना हो, या इस्तेमाल करने की जरूरत ही ना रहे, it becomes fully unuseful, तो वो होता है पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का लाइफ साइकिल, also referred to as systems development life cycle. Every software product starts with a request for the product by the customer. पता नहीं सबसे पहली स्टेप क्या है, कस्टमर आता है, ऑर्डर देता है, मुझे चाहिए, रिक्वेस्ट करता है. The software life cycle can be considered as the business process. Software development therefore is often referred to as a software process. आगे चल के हम प्रोसेस मॉडल्स को मोर डिटेल एंड प्रिसाइज लाइफ साइकिल एक्टिविटीज पढ़ेंगे. स्टेजेस क्या है लाइफ साइकिल में डिफरेंट. पहली है फिजिबिलिटी स्टडी स्टेज. ठीक है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसकी फिजिबिलिटी बनाएंगे. कस्टमर आपको रिक्वायरमेंट बता रहा है, आप देखेंगे कि फिजिबल है कि नहीं. फिर हमारी रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन. फिर जो रिक्वायरमेंट आपने नोट डाउन कर ली, अब आप उन्हें एनालाइज करेंगे, स्पेसिफाई करेंगे कि आप इसे कैसे सॉल्व करने जा रहे हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपकी उसे सॉल्व करने के लिए. फिर डिज़ाइन बनाएंगे, फिर उसकी कोडिंग होगी, फिर उस कोड को टेस्ट करेंगे, और फिर जब कस्टमर को दे देंगे फिर उसकी मेंटेनेंस होगी. तो ये है लाइफ साइकिल के फेजेस. ठीक है. A life cycle model maps the different activities performed on a software product. मैप एक लाइफ साइकिल एक मैप है, मॉडल है, जो डिफरेंट एक्टिविटीज जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट पर अप्लाई होती है उसका मैप है. बिगिनिंग से लेकर टू रिटायरमेंट इनटू अ सेटअप, टू रिटायरमेंट तक इनटू अ सेटअप लाइफ साइकिल. ठीक है, सॉफ्टवेयर की बिगिनिंग से रिटायरमेंट तक. क्यों जरूरत है? क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड होती है सारी एक्टिविटीज एक एक जगह पर, इंकरेजेस डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इन अ सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन मैनर. फिर क्यों जरूरत है लाइफ साइकिल की मॉडल की? क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैव रियलाइज्ड दैट एडहेरेंस टू अ सूटेबल वेल डिफाइंड लाइफ साइकिल मॉडल हेल्प्स टू प्रोड्यूस गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड दैट टू विदाउट टाइम एंड कॉस्ट ओवर. जब आप स्ट्रेटजी के तहत कोई काम करते हैं तो आप उसमें बजटिंग भी करते हैं, टाइम लिमिट भी देखते हैं, तो आप एक ऑर्डर में चलते हैं, एक सीक्वेंस में चलते हैं, तो आप एक क्वालिटी प्रोडक्ट बना सकते हैं. ठीक है. बाय डॉक्यूमेंट लाइफ साइकिल मॉडल. फिर लाइफ साइकिल मॉडल को डॉक्यूमेंट भी किया जाता है. क्यों? क्योंकि इट besides preventing misinterpretations that occur when the life cycle model is not adequately documented, also helps to identify inconsistencies, redundancies and omissions in the development process. जब आप डॉक्यूमेंट करते जाएंगे तो आप देखते जाएंगे कि कहाँ कहाँ कोई चीज समझ में नहीं आई, मिस इंटरप्रिटेशन कहाँ हुई है, या कोई चीज अगर कंप्लीटली डॉक्यूमेंट नहीं हुई तो नजर आ जाएगी, या कोई ऊंच नीच है सॉफ्टवेयर में किसी जगह पे परफॉर्मेंस में उसकी तो नजर आ जाएगी. दिखते जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट करते जा रहे हैं. रिडंडेंसीज है, यानी रिपीटेशन है किसी प्रोडक्ट की, किसी यूनिट की, किसी फीचर की, नजर आ जाएगा. और कोई चीज रह गई है अप्लाई होने से, कोई फीचर रह गया है तो भी देख लेंगे आपके क्या हो गया क्या नहीं. नाउ हियर आर सम प्रिंसिपल्स दैट गाइड द प्रोसेसेस. लास्ट लेक्चर में हमने प्रिंसिपल्स पढ़े थे जो गाइड करते थे फ्रेमवर्क की एक्टिविटीज को. यहाँ कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो गाइड करते हैं प्रोसेस को, पूरे प्रोसेस. पहला क्या है? बी एजाइल, यानी every aspect of the work you do should emphasize economy of action. यानी कम से कम एक्शंस में आपका काम हो जाना चाहिए इकोनॉमिकल. कीप योर टेक्निकल अप्रोच एज सिंपल एज पॉसिबल. उसे बहुत सिंपल रखें और कम से कम स्टेप्स में रखें. कीप द वर्क प्रोडक्ट्स यू प्रोड्यूस एज कंसाइज एज पॉसिबल. जितना कंसाइज मुख्तसर रख सकें. एंड मेक डिसीजंस लोकली व्हेनेवर पॉसिबल. एजाइल का मतलब ये है कि जब डिसीजन चाहिए हो लोकली उस वक्त करें, पहले से नहीं करें. ठीक है. प्रिंसिपल 2,
focus on quality at every step. क्वालिटी पहले या दूसरे लेक्चर में आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ लेयर्ड टेक्नोलॉजी, उसमें क्वालिटी भी एक लेयर है, 4 लेयर्स है जिसमें क्वालिटी भी एक लेयर है, वेरी इंपॉर्टेंट लेयर। प्रोसेस, क्वालिटी, मेथड एंड टूल्स, तो क्वालिटी भी एक लेयर है। क्वालिटी एवरी स्टेप पर फोकस में रहनी चाहिए। The exit condition for every process activity or action and task should focus on the quality of the work that product has been produced. हर स्टेप जब कंप्लीट हो, आप अगले में बढ़ें, तो उस स्टेप को आप क्वालिटी अश्योर करते हुए कंप्लीट करें, फिर आगे बढ़ें। ठीक है, बेहतरीन बना है या नहीं बना। थर्ड प्रिंसिपल, बी रेडी टू अडेप्ट व्हेनेवर नेसेसरी। कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी रुकावट आती है, कोई भी चेंज करनी पड़ती है, तो आप ज़हनी तौर पर तैयार रहें कि फ्लेक्सिबिलिटी रखें अपने पास। व्हेन नेसेसरी अडॉप्ट योर अप्रोच टू कंस्ट्रेंट्स, रुकावटें जो है उनके मुताबिक अपनी अप्रोच को चेंज करें। इम्पोज बाय द प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से जो है, प्यूपिल किसी अफराद की वजह से है, एंड द प्रोजेक्ट से, जब प्रोजेक्ट में ही कोई प्रॉब्लम्स आए तो फिर अपनी अप्रोच को चेंज करके अडॉप्ट हालात के मुताबिक ढालने के लिए तैयार रहे। प्रिंसिपल 4, बिल्ड एन इफेक्टिव टीम। टीम वर्क है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बार बार रिपीट करता हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट, बट बॉटम लाइन इज पीपल। सबसे अहम है लोग। लोग अच्छे होंगे तो काम अच्छा होगा, लोग प्रॉपर होंगे तो काम प्रॉपर होगा, लोग डेडिकेटेड होंगे तो क्वालिटी वाला होगा। बिल्ड अ सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम दैट हैज म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। फिर आपस में उनका ट्रस्ट तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए। ऐसे लोगों की टीम बनाई जाए जो मिलकर काम भी कर सके, जो अच्छे टीम वर्क कर सके, अकेले के काम करने के आदी ना हो। फिफ्थ प्रिंसिपल, एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म्स। प्रोजेक्ट फेल क्यों होता है? क्योंकि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो फॉल करती है इनटू क्रैक्स, बिखर जाती है, या स्टेक होल्डर जो है वो अपनी बात जो है फेल टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स टू क्रिएट अ सक्सेसफुल एंड प्रोडक्ट। वो आपको सही से नहीं बता पाते। स्टेक होल्डर कौन से? कस्टमर भी है स्टेक होल्डर, मैनेजमेंट स्टेक होल्डर है, प्रैक्टिशनर, टीम मेंबर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सब स्टेक होल्डर। जब आपको प्रॉपरली अपनी बात कम्युनिकेट ही नहीं कर सकेंगे तो प्रॉब्लम होती है, या तो सॉफ्टवेयर तब फेल होता है। तो इस्टेब्लिश करें कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म को कि किस तरह से इसे इफेक्टिव रखा जाए। प्रिंसिपल 6, मैनेज द चेंज। कभी कभी चेंज आता है तो उससे प्रॉब्लम्स भी आती हैं, टाइम आगे पीछे हो जाएगा, बजट आगे पीछे हो जाएगा, तो आपको उस चेंज को मैनेज करना चाहिए, उसका सोल्यूशन क्या है। The approach may be either formal or informal, but mechanisms must be established to manage the way changes are requested, assessed, approved and implemented. कब कस्टमर की को आपकी चेंज को आप चेंज रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे, फिर कहाँ से उसका अप्रूवल लेंगे, फिर कैसे उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, एक्सेप्ट। प्रिंसिपल 7, असेस रिस्क। रिस्क ऑलवेज अ की फैक्टर, जो हम सेपरेटली एक टॉपिक के तौर पर पढ़ेंगे। हर स्टेज पर रिस्क को जरूर ध्यान में रखें। रिस्क की टाइप्स हैं जिनमें सबसे कॉमन, बार बार रिपीट करता हूँ, बाकी हम डिटेल में पढ़ेंगे जब इसे अलग से पढ़ेंगे। वो टाइम डेडलाइन को क्रॉस करना है, या बजट एक्सीड करना है, तो आप हर जगह ये असेस करते जाए। लॉट ऑफ थिंग्स कैन गो रॉन्ग एज सॉफ्टवेयर इज बीइंग डेवलप्ड। बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं। इट्स एसेंशियल दैट यू एस्टैब्लिश कंटिजेंसी प्लान। प्रॉब्लम आती है, फॉर एग्जांपल आप जिस सर्वर पे काम कर रहे हैं वो उड़ सकता है, खराब हो सकता है, सब वायरस आ सकता है, तो कंटिजेंसी प्लान हो, उसका बैकअप एक सर्वर ऑलरेडी तैयार है, ये भी एक रिस्क है। ठीक है। प्रिंसिपल 8, क्रिएट वर्क प्रोडक्ट्स दैट प्रोवाइड वैल्यू फॉर अदर। ऐसी प्रोडक्ट बनाए जिसको जो दूसरों को फायदा दे, आपकी मैनेजमेंट को भी फायदा हो, प्रॉफिट आए, उनकी रेपुटेशन बढ़े इदारे की, आपके टीम वालों को भी फायदा हो, आपके उनका एक्सपीरियंस अच्छा हो, वो कॉन्फिडेंट फील करें, आपके कस्टमर जो उसे भी फायदा हो,
वो प्रॉफिट उससे जनरेट करे उसको इस्तेमाल करके, फिर वो यूजर हैं उस कंपनी में जो सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे उन्हें भी फायदा हो, वो भी आसानी से उसे इस्तेमाल कर सकते। पहले जो मॉडल था वो किसी लॉजिक को फॉलो करते हुए नहीं होता था, कोई सीक्वेंस नहीं थी, कोई ऑर्डर नहीं था, कोई मॉडल नहीं था कोडिंग का। दैट वाज कोड एंड फिक्स्ड लाइफ साइकिल मॉडल। कोई डिजाइन नहीं होता था, कोई स्पेसिफिकेशन पे काम नहीं होता था। सबसे पहली स्टेज थी इंप्लीमेंट द फर्स्ट वर्जन। कस्टमर ने बोला मुझे चाहिए ये काम, जल्दी से सॉफ्टवेयर एक पहला वर्जन बना दिया, कोई वर्किंग नहीं की, मॉडलिंग डिजाइन स्पेसिफिकेशन एनालिसिस कुछ नहीं किया, वैलिडेशन कुछ भी नहीं किया, बना दिया पहला वर्जन, कस्टमर को दिया, ये ले जल्दी से, ये ले, ये मैंने बनाया। कस्टमर देखेगा, क्लाइंट देखेगा, चेक करेगा, फिर कहेगा ये प्रॉब्लम है, फिर आप उसे लें, फिर वो प्रॉब्लम दूर करें, फिर दोबारा दें उसे, फिर वो कहेगा अभी भी ये प्रॉब्लम मैं ऐसे नहीं ऐसे चाहता हूँ, फिर आप दूर करें, तो चलता रहेगा, दिस गोज ऑन। और जब आप बना लेंगे कस्टमर को दे देंगे, अल्टीमेटली वो कहेगा अच्छा ठीक है काफी है, आप दे देंगे, तो फिर मेंटेनेंस शुरू हो जाएगी और अल्टीमेटली रिटायरमेंट होगी। कोई इसमें स्ट्रेटेजी नहीं, कुछ पता नहीं कितने देर से हमें डेवलप हो गई सॉफ्टवेयर, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी, ना रिस्क असेसमेंट है, ना क्वालिटी का मामला है, कुछ भी नहीं। दिस वाज द इजीएस्ट वे टू डेवलप सॉफ्टवेयर, द मोस्ट एक्सपेंसिव वे फॉर मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का नाइटमेयर है, कस्टमर बताता रहेगा प्रॉब्लम्स, आप ठीक करते रहे, क्योंकि पहले से तो पेपर वर्क हुआ ही नहीं है, रिक्वायरमेंट्स ली नहीं है आपने, स्पेसिफिकेशन गैदर की नहीं है, तो इसी तरह होगा ना। The product is implemented without requirements or specification or any attempt at design. The developers simply throw code together, बस code किया, coding की, and rework it as many times as necessary to satisfy the customer. किसी को customer ने satisfy जब तक नहीं हुआ दोबारा coding करते हैं. It is used in a small project and is totally unsatisfactory. मैं अकेला काम कर रहा हूँ, फ्रीलांस सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, हो सकता है मैं इसे अभी भी अप्लाई करूँ, इस पर अभी भी काम करूँ, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन इस पर काम नहीं करती, ठीक है। फिर हमारा पहला मॉडल आया जो प्रॉपरली तमाम एक्टिविटीज को फॉलो करना जहां से शुरू किया गया, उस मॉडल का नाम था द क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल। ये पहला मॉडल था, दिस इज द बेसिक लाइफ साइकिल मॉडल ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोसेस। ये आपको नजर आ रही है 5 एक्टिविटीज मॉडल में। फर्स्ट वन इज द कम्युनिकेशन, देन प्लानिंग, देन मॉडलिंग, देन कंस्ट्रक्शन एंड डिप्लॉयमेंट। ये पांचों वही जनरिक एक्टिविटीज है जो हम पहले पढ़ते आ रहे हैं। कम्युनिकेशन क्या है? प्रोजेक्ट इनिशिएशन, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, आप अच्छे से पढ़ चुके कम्युनिकेशन को। प्लानिंग क्या है? ये भी आप पहले पढ़ चुके डिटेल में। एस्टिमेटिंग, स्केड्यूलिंग, ट्रैकिंग, एस्टिमेट लगाना, स्केड्यूल बनाना, चीज़ों को ट्रैक करना, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करना, लोगों को हायर करना, रिसोर्सेज अवेलेबल करना, एक्सेट्रा, टाइम मैनेजमेंट, बजट ये सब प्लानिंग करना। फिर मॉडलिंग थर्ड फेज, जिसमें हम डिजाइन को एनालाइज करते हैं, डिजाइन बनाते हैं, मॉडल बनाते हैं, फिर उसे एनालाइज करते हैं। फिर कंस्ट्रक्शन हमारा, जिसमें हम कोडिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं और फिर उसे टेस्ट करते हैं, उसे वैलिडेट करते हैं। फिर आता है डिप्लॉयमेंट, जिसमें हम अपनी प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर डिलीवर करते हैं, फिर साथ साथ सपोर्ट और फीडबैक भी प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को, उससे फीडबैक लेते हैं, ठीक है। डिटेल से पढ़ते हैं क्लासिकल वाटर मॉडल है क्या। इट इज आल्सो रेफर्ड टू एज अ लीनियर सीक्वेंशियल लाइफ साइकिल मॉडल, इसे ये भी कहा जाता है, लीनियर सीक्वेंशियल लाइफ साइकिल मॉडल भी कहा जाता है। इसमें रिक्वायरमेंट्स जो प्रॉब्लम की होती है वो बहुत अच्छे से शुरू में ही समझ ली जाती है, कोई गुंजाइश छोड़ी नहीं जाती। सबसे ज्यादा फोकस रिक्वायरमेंट्स पे ही किया जाता है, पहले से ही अच्छे से समझ लो। क्यों? अभी बताओ। Work flows from communication through deployment in a reasonably linear fashion. सीधा सीधा वन बाय वन कम्युनिकेशन डिप्लॉयमेंट तक काम आगे बढ़ता है।
suggests a systematic sequential approach to software development that begins with customer specification of requirements. यहाँ से स्टार्ट होता है रिक्वायरमेंट से एंड प्रोग्रेस थ्रू प्लानिंग, मॉडलिंग, कस्टमर डेवलपमेंट। ठीक है, अच्छा मैं आपको बता दूं कि शुरू में ही रिक्वायरमेंट लेना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि एक स्टेज कंप्लीट होने के बाद ही दूसरी स्टेज पर जाते हैं। तो एक स्टेज जब कंप्लीट हो गई तो फिर आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। मजीद डिटेल से आप पढ़ेंगे आगे। चेंजेस कैन कॉज कंफ्यूजन एट द प्रोजेक्ट टीम प्रोसीड्स, क्योंकि चेंजेस नहीं कर सकते आप बाद में। एक यूनिट कंप्लीट किया, आगे बढ़े, उस यूनिट को क्लोज कर दिया, एक ही वक्त में एक ही यूनिट पे काम करेंगे सब लोग, फिर दूसरे पार्ट में, फिर थर्ड पार्ट में, तो उसे क्लोज कर दिया तो चेंजेस अब आनी करनी है तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी, हम उसे क्लोज करते हैं। It is often difficult for the customer to state all requirements explicitly. अच्छी मसला भी है कि कस्टमर एक ही दफा शुरू में आपको सारी रिक्वायरमेंट्स बता दें, ये भी बहुत मुश्किल है। कभी उसके जहन में आएगी अचानक कि मुझे ये भी चाहिए था, कभी उसके स्टाफ ने बताया कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, आप डेवलपमेंट टीम को कहीं ये भी अकोमोडेट कर ले चेंजेस। तो एक ही दफा बताना बहुत मुश्किल होता है कस्टमर के लिए। Therefore, this model is only appropriate when the requirements are well understood and changes will be fairly limited during the design process. इसलिए ये मॉडल सिर्फ उन हालात के लिए सूटेबल है जहां रिक्वायरमेंट सारी शुरू में ही बहुत अच्छे से बता दी जाए, क्योंकि बाद में प्रोजेक्ट डिजाइन में शायद ही कोई चेंज किया जा सके। Few business systems have stable requirements. कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जिनकी रिक्वायरमेंट स्टेबल होती है, चेंज नहीं होती, तो उनके लिए ये क्लासिक वाटरफॉल मॉडल आइडियल है। The customer must have patience. इसमें कस्टमर को सब्र का मुजाहरा करना पड़ता है, क्योंकि वर्किंग वर्जन ऑफ द प्रोग्राम will not be available until late in the project time स्पेन, क्योंकि एक वक्त में एक यूनिट डिजाइन हो रहा है, तो आप पहले से इसमें कोई वर्किंग वर्जन बनाकर मॉडल के तौर पे, सिमुलेटर के तौर पर कस्टमर को दिखा नहीं सकते। तो उसे सारे स्टेप्स को कंप्लीट होने तक इंतजार करना होगा, देखने के लिए कि पक्का क्या है, क्या तैयार हुआ उसके लिए। तो कस्टमर को पेशेंस का मुजाहरा करना पड़ेगा इस मॉडल में। In those circumstances, the plan-driven nature of the waterfall model helps coordinate the work. अब इन हालात में प्लान-ड्रिवन जो नेचर है प्रोसेसेस की, वो सूटेबल है, क्योंकि प्लान-ड्रिवन में भी शुरू में ही सारी रिक्वायरमेंट्स गैदर करके प्लानिंग कर ली जाती है, जाइल में इंक्रीमेंटल होती है। वाटरफॉल मॉडल के साथ प्लान-ड्रिवन नेचर जो है वो अप्लाई होता है। Then we move towards the V model, closed to waterfall model. इसमें होता क्या है, इसमें भी हम एट अ टाइम एक ही यूनिट को कंप्लीट करते हैं, फिर दूसरे यूनिट पर मूव करते हैं, जैसे वाटरफॉल में। लेकिन इसमें आखिर तक सारे स्टेजेस तक एक यूनिट कंप्लीट हुआ, उसकी टेस्टिंग होती है, दूसरा यूनिट कंप्लीट हुआ, उसकी क्वालिटी चेक होगी, तीसरा यूनिट टेस्ट हुआ, कंप्लीट हुआ, उसकी टेस्टिंग होगी। तो जितने यूनिट वन बाय वन कंप्लीट होते जाएंगे, साथ साथ उसकी टेस्टिंग भी चलती रहती है। वी मॉडल में फर्क ये है इसमें और वाटरफॉल में, उसमें टेस्टिंग नहीं होती, कंप्लीट हो गया दैट्स इट, फिर अगला यूनिट स्टार्ट। इसमें साथ साथ टेस्टिंग का फेज भी इसके साथ काम करता है। आप देखें वी का जो लेफ्ट साइड है, जो 5 फेजेस हैं, रिक्वायरमेंट, डिजाइन, कोडिंग एक्सेट्रा, उन सब की साथ साथ टेस्टिंग हो रही है। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, रिक्वायरमेंट होगी, उसे टेस्ट किया जाएगा, ये रिक्वायरमेंट्स जो हमने सेट किए वो एक्सेप्टेड हैं कि नहीं। आर्किटेक्चरल डिजाइन हो गया, उसको सिस्टम के साथ डिजाइन किया, टेस्टिंग की जाएगी। कंपोनेंट डिजाइन हो गया तो उसकी आपस में इंटीग्रेशन टेस्ट की जाएगी, कंपोनेंट आपस में इंटीग्रेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। कोड जनरेट हो गया तो उसे टेस्ट किया जाएगा चलाकर, और भी सॉफ्टवेयर बन गया तो उसे डिलीवर कर। क्या होता है इसमें, depicts the relationship of quality assurance action to the action associated with the communication modeling and early construction activity.
इसमें हम क्वालिटी एश्योरेंस को तमाम एक्टिविटीज के साथ एसोसिएट कर देते हैं, क्वालिटी चेक करते जाते हैं बाय टेस्टिंग। क्वालिटी एश्योरेंस को भी हम सेपरेट टॉपिक के तौर पर पढ़ेंगे। एज अ सॉफ्टवेयर टीम मूव्स डाउन द लेफ्ट साइड ऑफ द वी, जैसे ही लेफ्ट साइड के स्टेप्स नीचे जाते जाते हैं वी के, basic problem requirements are defined into progressively more detailed and technical representation of the problem and its solution। ऐसी टेस्टिंग करके हम उसे और रिफाइन करके उसे और मोर टेक्निकली सॉल्यूशन के तौर पर एक तरफ रखे जाते हैं, उसकी क्वालिटी चेक करके। Once the code has been generated, the team moves up the right side of the wheel, essentially performing a series of tests। जब कोड कंप्लीट हो गया तो फिर उसकी बाकी टेस्टिंग शुरू होती है, जो क्वालिटी एश्योरेंस एक्शन से। क्वालिटी एश्योरेंस को हम पढ़ेंगे बाद में डिटेल के साथ। A variation in the representation of the waterfall model। waterfall model जैसा ही थोड़ा सा इसमें वेरिएशन है। V model application is almost the same as a waterfall model, keep the same, as both the models are of sequential type। इसमें भी सीक्वेंस में सारे स्टेप्स, इसमें भी सीक्वेंस में सारे स्टेप्स। रिक्वायरमेंट्स हैव टू बी वेरी क्लियर, जैसे वाटरफॉल में रिक्वायरमेंट्स क्लियर होनी चाहिए शुरू में ही, these must be well understood। Similarly, requirements should be well understood initially in the V model as well, before the project starts, because it is usually expensive to go back and make changes। हम यूनिट को एक पार्ट को क्लोज करके आगे बढ़ते हैं, तो जब हम दोबारा अगर उसे चेंज करने जाएंगे तो बहुत एक्सपेंसिव होगा, बहुत टाइम कंज्यूम होगा, उससे बजट भी एक्सीड हो जाएगा। वी मॉडल के प्रोज एंड कॉन्स कौन से, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वी मॉडल। हाईली डिसिप्लिन, एडवांटेजेस आर हाईली डिसिप्लिन, phases completed one at a time। वाटरफॉल मॉडल की तरह एक वक्त में एक ही फेज कंप्लीट होगा, सारे टीम मेंबर्स एक ही फेज पे काम कर रहे हैं, पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, बेहतरीन परफेक्ट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, और उसके साथ में क्वालिटी एश्योरेंस भी होती जाती है। वर्क्स वेल फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट्स वेयर रिक्वायरमेंट्स आर वेरी वेल अंडरस्टूड। ये रिपीट हो रही है पॉइंट के स्मॉल प्रोजेक्ट्स में के लिए अच्छा है, जहां रिक्वायरमेंट शुरू में ही बता दी जाए के लिए। सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज, आसान है और सिंपल है समझने के लिए, क्योंकि चेंजेस बार बार नहीं है, एक वक्त में एक यूनिट कंप्लीट होता है। और डिसएडवांटेजेस कौन से, हाई रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, रिस्क बहुत ज्यादा है, एक मॉडल कंप्लीट करके आप आगे आ गए और फिर उसमें कोई चेंज बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये रिस्क है, पता नहीं, सर्टेनिटी नहीं है, चेंजेस करनी पड़े ना करनी पड़े। नॉट अ गुड मॉडल फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, इसलिए स्मॉलर प्रोजेक्ट्स के लिए सूटेबल है, कॉम्प्लेक्स के लिए सूटेबल नहीं है, जहाँ चेंजेस बार बार करनी पड़े। पुअर मॉडल फॉर लॉन्ग एंड ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, यानी बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए ये अच्छा मॉडल नहीं है, तो प्रोजेक्ट्स चलते ही रहे, चेंजेस होती रहे। नॉट सूटेबल फॉर द प्रोजेक्ट्स वेयर रिक्वायरमेंट्स आर एट अ मॉडरेट टू हाई रिस्क ऑफ चेंजिंग, सूटेबल नहीं है ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए जहाँ रिक्वायरमेंट्स चेंज होने का चांस बहुत ज्यादा है। No working software produced until late during the life cycle। जिस तरह मैंने आपको वाटरफॉल में बताया, कस्टमर शुड हैव द पेशेंस टू वेट फॉर द completion of all the phases, because the customer will not get any initial version as the model, as the simulator to test and check। इसलिए कस्टमर को वेट करना पड़ेगा। वाटरफॉल मॉडल की तरह वी मॉडल में भी जब सारे स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद ही कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट जो पकी है, जो डिज़ाइन की गई है, वो खाने को, यानी प्रोडक्ट चलाने को मिल सकती है। फिर ही वो देख सकता है कि काम सही हुआ या नहीं, एंड इज इट अप टू हिज और हर रिक्वायरमेंट और नॉट। तो यहाँ तक आज हम अपना लेक्चर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर से हम मजीद मॉडल्स को पढ़ेंगे, जो इसके बाद के हमारे मॉडल्स हैं, और फिर लास्ट में हम वाटरफॉल मॉडल का कंपैरिजन अपने बाद के जो मॉडल्स हैं उनके साथ करेंगे, तो फिर हमारे मॉडल्स का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है, उसी बुक में से आप पढ़ सकते हैं जो बुक मैंने रिकमेंड की है। और क्वेश्चन हो तो जब कभी हमारे इंटरेक्टिव सेशन हो, या मेरा नंबर है व्हाट्सएप के ग्रुप पे, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फील फ्री टू आस्क एनीथिंग। टिल देन, गुड बाय।